नमस्कार मित्रों, साकेत आईएएस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आहार नाल से संबंधित सहायक पाचनांगों में जो हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं उनमें जिनमें कि लीवर आता है, गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज है, यानी यकृत है, पित्ताशय है और अग्न्याशय है। उनमें से आज हम लीवर को ले रहे हैं, यकृत को ले रहे हैं। आप जानते हैं लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। लीवर के बिना हम आप बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ये लगभग हम अब सभी जानते हैं। आपके शरीर में अगर हम लीवर को देखें, यकृत को देखें, तो इसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं, इसको हम हिंदी में जिगर भी कहते हैं। कॉमनली हम सब सुने भी होंगे जिगर का टुकड़ा। जाहिर सी बात है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पीस ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बताना होता है उसे क्या कहा जाता है? जिगर का टुकड़ा, ठीक है। या इसी को हम कलेजा भी कहते हैं, इसी को हम कलेजा भी कहते हैं। जो लोग मीट खाते होंगे उन्हें पता होगा, कुछ लोग कलेजी खाते हैं तो गहरे लाल रंग की संरचना होती है, ये तो कत्थई रंग की लगभग होती है संरचना, तो उसको हम कलेजी भी कहते हैं। यानी कलेजी, कलेजा, आप में कलेजा, जानवरों में कलेजी, और जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें आपको सब जानना जरूरी है। इसमें ड्रॉबैक्स क्या आती हैं उनको भी हम आपको बताएंगे एक के बाद एक, कैसे इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं लीवर को, और कैसे इसका हम बेहतर यूज कर सकते हैं, और कैसे इसको हम हेल्दी रख सकते हैं। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहरहाल लीवर जैसा आप देख रहे हैं एक छोटा सा संरचना है, डिटेल में आप इसको समझने की कोशिश करिए। लीवर आप देख रहे होंगे कि यहां पर अगर हम बीच से इसकी आहार नाल को निकाल देंगे तो ये लगभग 2 खंडों में बटी हुई संरचना होती है। यानी इसका लेफ्ट पार्ट जो है वो आहार नाल की बाईं तरफ, एलिमेंट्री कैनाल के बाईं तरफ इन लेफ्ट साइड में, और इसका जो राइट पार्ट है, दायां भाग है, वो एलिमेंट्री कैनाल के दाईं तरफ होता है। दायां भाग जो राइट साइड का पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो थोड़ा छोटा होता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना मैंने कहा आपकी है, ये गहरे लाल रंग की संरचना होती है। कैसे होती है? इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है, काफी डार्क होता है, बिकॉज आप इसमें आरबीसी का यानी ब्लड का ठीक ठाक भंडारण होता है। और ये एक ऐसा पार्ट है आपकी बॉडी में जो कई बार अगर किसी तरह से कोई इसमें इंफेक्शन हो गया, खराब हो गया, कुछ पार्ट इसका खराब हो गया, तो इसमें रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है। इसमें पुनरुद्ध भवन कहते हैं हिंदी में इसको। रीजनरेशन की जो एक्टिविटी होती है, सेल्फ मेंटेनिंग भी कह सकते हैं आप इसको, ये बहुत तेज होती है। यानी अगर आपके लीवर का कुछ पार्ट काट दिया जाए तो बहुत जल्दी ये पूरे पार्ट को कवर कर लेगा। काफी वेटेड भी होता है, लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम की ये संरचना होती है। जो आपका लीवर है, नॉर्मली इसका जो वेट होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम का, ऑन एवरेज 1.5 केजी 1.7 केजी तक चल जाता है। इसके ऊपर अगर ये जाने लगता है तो कभी कभी हम फैटी लीवर भी इसको कहने लगते हैं। फैटी लीवर तभी होता है जब जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, या हम ऐसी चीजें खाते हैं जिसको पचाने के लिए लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ऐसे में लीवर हमारा फैटी हो जाता है। फैट बढ़ना भी फैटी लीवर, यानी इसका आकार बड़ा हो जाना ही फैटी लीवर है एक तरह से। और लेकिन आजकल मोस्टली लोग देखेंगे तो जिस प्रकार से हमारी हैबिटेट है, खान पान है, दिनचर्या है, उसमें मोस्टली लोगों का अगर देखा जाए तो लीवर थोड़ा सा फैटी ही होता है। लेकिन इसलिए लगभग 2 केजी तक के वेट को नॉर्मल मान लिया जाता है। जब इससे ऊपर ये जाता है तो ये कहा जाता है कि हाँ, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब लीवर को इस सेंस में आप समझिए कि इसके लगभग 200 प्रकार के कार्य हैं। अगर हम लीवर के काम को देखें तो लगभग इसके 200 प्रकार के कार्य हैं। पर लेकिन पहले सामान्य बातें कि लगभग ये 1.5 से 2 किलोग्राम की संरचना है। आपके एब्डोमेन पार्ट, यहां पर आपके डायफ्राम पार्ट के थोड़ा नीचे होता है ये, और हल्का सा आमाशय को दबाए, स्टोमक को थोड़ा सा दबाए रहता है। इसके जो 2 खंड हैं, 2 पार्ट्स हैं, उसमें बताया मैंने राइट पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसके नीचे से राइट पार्ट्स में, इसके नीचे से आप जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे ये चीज,
तो इसमें क्या होता है कि इसके राइट पार्ट में गहरे लाल रंग की ये जो आपका लीवर है, इसके दाएं भाग में एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है। नाशपाती के आकार की संरचना होती है जो यहां लटकी हुई सी होती है, बाइल डक्ट से जुड़ी होती है, पित्त नलिका से जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। तो ये राइट पार्ट आपका थोड़ा सा बड़ा होता है। जो बायां पार्ट है वो लगभग स्टोमक के पास होता है, और मैंने कहा हल्का सा स्टोमक को पुश किए भी होता है। लीवर के बारे में अभी हमने बताया आपको कि अगर हम इसको दबा दें तो ये पुश, यानी अगर इसको पिंच करें तो हल्का दब भी जाता है, और इसके दबाने से इसमें जो है आपको ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सेंसिटिव पार्ट भी है, इसलिए कई बार अगर झटका लग गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ये फट भी जाता है कभी कभी, और इसके फटने से भी आपकी डेथ हो जाती है। इसमें इन्फेक्शन होता है, ज्यादा काम लेने पर लीवर सिरोसिस हो जाता है। इन सब बातों पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अगर हम इसके फंक्शंस पर बात करें तो लगभग नॉर्मली मान के चलिए कि लगभग 200 के आसपास इसके क्या हैं, वाइटल फंक्शंस हैं। लगभग 200 प्रकार के ये काम करता है। इसको हम पूर्ण पाचक ग्रंथि, कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट तीनों को पचाने की क्षमता होती है। अगर आप देखेंगे, देख रहे हैं आप लोग, यहां पर लिखा भी हुआ है, इट हैज अ कैपेसिटी फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, सो इट इज आल्सो नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, इसको हम पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। मोस्टली ये क्या है, 2 पार्ट्स में क्या है ये डिवाइड होता है, और दोनों पार्ट्स को क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं राइट लोब और दूसरे को क्या बोलते हैं, लेफ्ट लोब। तो इसको आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये इसका राइट लोब है और ये इसका क्या है, लेफ्ट लोब है। ठीक है, यहां तक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसके नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अगर आप नॉर्मल स्क्रीनशॉट, तो आप इसका ले सकते हैं। बाकी मैं इसके कामों को एक एक का, इसके वर्क को, एक एक फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अगर हम फंक्शंस की बात करें, यहां पर डिटेल में फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए इसको। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये आप जब भोजन लेते हैं, आप जब फूड मटेरियल लेते हैं, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो हमारे फूड में जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, या अगर हम इस बेस पर देखें सबसे ज्यादा हमारे कंपाउंड कौन सा होता है हमारे फूड मटेरियल में, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम आप कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं जो बेस है, तो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। ये स्टार्च अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है। मैं इसको आपको इस पहले वाले पार्ट को पढ़ा रहा हूं जिसमें आपको बता रहा हूं। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक पेज ले लेता हूं। हम आप सबसे पहले क्या लेते हैं फूड मटेरियल में, फूड मटेरियल जो लेते हैं उसमें अगर हम कोई बेस मटेरियल ले रहे हैं, कोई प्लांट्स के उसमें ले रहे हैं, तो या कोई फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, या जैसे रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। ये स्टार्च क्या होता है, इस पर एंजाइम्स काम करते हैं जो कि डाइजेस्टिव का पार्ट है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। वो कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, और फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट किसमें होता है, ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें, एटीपी में, यानी ऊर्जा में, और इसी ऊर्जा से हमारा शरीर क्या होता है, चलता है। ये सबको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो अब होता क्या है कि जो भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, पचता है, वो स्टोमक के बाद कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जानते हैं विलाइज पाई जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, और ये रसांकुर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके ब्लड में मिक्स कर देते हैं, ब्लड में मिला देते हैं,
और फिर ब्लड के थ्रू ये पूरी जगह पर पहुंचता है। लेकिन जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये सीधे ब्लड में पहले ना मिक्स होकर के ये पहले लीवर में आते हैं। कहां पर आते हैं? लीवर में आते हैं, और लीवर इनमें से फिल्टर करता है, एक तरह से कह सकते हैं आप कि उसको क्या करना है आगे देखेगा। तो होता क्या है कि जो मैक्सिमम ग्लूकोज ब्लड में आ गए, जो मैक्सिमम ग्लूकोज यानी न्यूट्रिएंट्स में हमारे मैक्सिमम जो ग्लूकोज आ गया है, उस ग्लूकोज को क्या करता है, ये पहले जो एक्सेस अमाउंट है उसको पहले ले लेता है, और उस एक्सेस अमाउंट को क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि आप अपने भोजन में सबसे ज्यादा क्या है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना। फाइनली क्या बन रहा है, वो ग्लूकोज बन रहा है। अब इस ग्लूकोज को फाइनली वो एटीपी में नहीं कन्वर्ट किया है, अभी ये एटीपी नहीं बनी हुई है, क्योंकि एटीपी बाद का प्रोसेस है, ठीक है। जब वो सेल में पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में तब वो बनेगी। अभी ये एटीपी नहीं में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी ये एटीपी में नहीं कन्वर्ट हुआ है। तो अभी क्या है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में है। अब क्या करेगा, उस ग्लूकोज को ले लेगा लीवर, एक्सेस है ना, और इस ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसके लिए एक हार्मोन चाहिए, और उसका क्या नाम है, इंसुलिन। कहां से निकलता है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहां पाई जाती हैं, पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, अग्न्याशय में पाई जाती हैं। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था, बैटिंग और बेस्ट ने किया था, ठीक है। बाकी इसका जब आपको डायबिटीज पढ़ाएंगे तो वहां और बताएंगे। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था क्या किया, पहला काम बता रहा हूं आपको, लीवर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या बताया उसमें, कि जो आपने स्टार्च लिया जो कन्वर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज और ये जो है इसको लीवर क्या कर रहा है, एक्सेस ग्लूकोज को भाई या तो वेस्ट कर देगा, अगर ब्लड में चला जाएगा सीधे तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हर चीज का अमाउंट अप्रॉक्स फिक्स होता है। बिकॉज अब हम अप्रॉक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लड एक मिक्सचर है, ब्लड कोई कंपाउंड नहीं है कि उसमें हर चीज फिक्स रहेगी। ब्लड क्या है कि मिक्सचर है, और मिक्सचर में अप्रॉक्स होती चीजें। तो जैसे ही ज्यादा अमाउंट हो जाएगा ग्लूकोज का, किडनी क्या करेगी, उस ग्लूकोज को फिल्टर कर लेगी, और ग्लूकोज को फिल्टर करके आपकी यूरिन में मिला देगी, और यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। और अगर यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बाहर जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डायबिटीज बोलते हैं। तो इससे होगी प्रॉब्लम क्या होगी कि सारा ग्लूकोज जब बाहर चला जाएगा, यानी ठीक ठाक ग्लूकोज का अमाउंट बाहर चला जाएगा, तो आपके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। कुछ देर बाद जो बाकी ग्लूकोज था वो यूज हो जाएगा, तो यूज होने के बाद जल्दी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, फिर आपको भूख लगने लगेगी। डायबिटीज में यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को क्या कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, वो जैसे कि थोड़ा ग्लूकोज बने यूज हो बॉडी में, फिर कुछ खा ले, फिर थोड़ा ग्लूकोज बने फिर बॉडी में यूज हो। लेकिन तो यहां क्या करेगा ये, इस ग्लूकोज को कि आपका ये ग्लूकोज वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए नेचर ने बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था की हुई है कि इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या किया जाए, इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इस ग्लाइकोजन को, इस जो ग्लाइकोजन है ध्यान समझिएगा, इस ग्लाइकोजन को लीवर में सेल्स होती हैं उसके बोलते हैं हिपैटिक सेल्स, ठीक है। इस हिपैटिक सेल्स में क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। हमारी हिपैटिक कोशिकाओं में क्या किया जाएगा, इसको संचित कर लिया जाएगा। अब समझिएगा, तो अब ये ग्लाइकोजन स्टोर हो गया। अब जब फिर ग्लूकोज की कमी होगी ब्लड में, यानी कोशिकाओं को फिर से ग्लूकोज चाहिए, तो फिर लीवर क्या करेगा, इस जो ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर किया है, इस ग्लाइकोजन को वापस फिर किस में लेके आएगा, ग्लूकोज में लेकर के चला आएगा। इस जो ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया है, जरूरत पड़ने पर फिर से इस ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा, और ग्लूकोज का आपकी बॉडी में एटीपी बनाने में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करने में भी यहां पर एक हार्मोन चाहिए, और वो हार्मोन है ग्लूकेगॉन हार्मोन। क्या है, ये लिखा हमने यहां पर इंसुलिन हार्मोन, और ये है ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन की प्रेजेंस में क्या कर देगा, इसको फिर ध्यान समझिएगा, ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या किया लीवर ने, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया in the presence of insulin hormone, and again glycogen reconverted into glucose in the presence of
ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है, ग्लूकोज को परिवर्तित किया इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में, किसमें, ग्लाइकोजन में, और फिर से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकेगॉन हार्मोन की उपस्थिति में। तो ये क्या था, इससे लीवर हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन किए रहता है, ग्लूकोज की कमी को मेंटेन किए रहता है। और बाकी जो ये एटीपी है, ये भी आप लोग जानते हैं, इस एटीपी के बारे में भी आप लोग बता दिया हमने पहले, आपको क्या बताया है कि ये एटीपी कहां जाती है, सेल में हमने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो कोशिका वाले चैप्टर में इसको बारे में बताया था हमने कि जो एटीपी है, अगर ज्यादा मात्रा में एटीपी बन गई तो इसको क्या किया जाता है बेटा, याद होगा आप लोगों को, इसे क्या किया जाता है, इस एक्स्ट्रा एटीपी को क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया, एडीपी में कन्वर्ट कर देती है, क्या करती है, एडीपी में कन्वर्ट कर देती है, और फिर इस एडीपी को जरूरत पड़ने पर फिर से एटीपी में कन्वर्ट कर देती है, और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है पूरा। इतना आपको हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम अगले काम को देखते हैं। अब अगर हम अगले काम को देखेंगे तो इसमें आइए, तो पहला फर्स्ट हमने देखा था, इससे पहले पहला काम हम लोगों ने देखा। अब जरा हम थोड़ा सा दूसरे काम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इट कन्वर्ट्स एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड, it converts excess of amino acid into ammonia by determination. These are further converted into urea by ornithine cycle. Urea comes out from body through kidney. बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इस पॉइंट के बारे में बताया। अब ये पॉइंट क्या है, इसको जरा फिर से समझते हैं डिटेल में। जो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होती है, इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म थोड़ा समझिए आप लोग। देखिए प्रोटीन, हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। पहला क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा कौन सा भाग है, दूसरा क्या है, प्रोटीन। और तीसरा कौन सा है, फैट। तीसरा क्या है, फैट। अब अभी हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको बताया। अब जो ये प्रोटीन वाला पार्ट है, जरा इसको समझिए। ये जो प्रोटीन का पार्ट है, जरा इसको समझिए। प्रोटीन, देखिए कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक है, किसका कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये जो प्रोटीन है ये किसकी कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। इसीलिए प्रोटीन को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजेनिक सब्सटेंस। नाइट्रोजेनिक सब्सटेंस, हिंदी में इसको कहेंगे नाइट्रोजनी पदार्थ। नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक है, नाइट्रोजनी सब्सटेंस। अब इसमें एक्चुअली समझने की जरूरत है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है, लेकिन हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है। बट प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए रामबाण है। प्लांट से अगर नाइट्रोजन नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो नेचर ने ऐसे ही व्यवस्थित किया है कि जिसकी हमारी बॉडी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, उसकी प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अब समझिए, हमें इस नाइट्रोजन के पार्ट को निकालना है। ये नाइट्रोजन हमारे लिए क्या है, बेकार है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज में क्या होता है साहब, उन एक्टिविटीज में होता क्या है कि जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कुछ प्रतिक्रियाओं से हाइड्रोजन से मिल जाती है और क्या बना लेती है, अमोनिया। क्या बना लेती है, अमोनिया। ये क्या बन गई, अमोनिया बन गई, ठीक है। अब अमोनिया भी हमारी बॉडी के लिए मुश्किल है। अब हमारे शरीर में क्या होता है, इस अमोनिया को, अच्छा कुछ जंतुओं को अलग है, जब हम लोग उसको सर्जी पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे,
तो वहां पर आपको बात करेंगे कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो इस अमोनिया को, अच्छा मैंने कहा ना कि अमोनिया कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी में, नाइट्रोजन कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी में। नाइट्रोजन से मिलकर क्या बना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। तो ना तो नाइट्रोजन का यूज है ना ही अमोनिया का यूज है। तो जाहिर सी बात है जिसका कोई यूज नहीं है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, हमें उसको बॉडी से बाहर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी बॉडी के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो अब इसको कैसे बाहर किया जाए? नेचर ने जंतुओं को अलग अलग टाइप से, एनिमल्स को अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड किया है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सीधे अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर कर देते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सीधे अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर कर देते हैं, उनको हम मोस्टली बोलते हैं अमोनोटिलिक। कुछ ऐसे हैं जो अमोनिया को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कई प्रकार के जंतु होते हैं, अमोनोटिलिक, अमीनोटिलिक, यूरिकोटिलिक, यूरियोटिलिक। हम लोग क्या है, यूरियोटिलिक है। यूरियोटिलिक में क्या होता है, इस अमोनिया को अल्टीमेटली हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूरिया में। इस अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, यूरिया में। अब जरा देखना, क्या यूरिया हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है? नहीं, लेकिन प्लांट्स के लिए रामबाण है। तो अमोनिया हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, यूरिया भी आवश्यक नहीं है, नाइट्रोजन भी आवश्यक नहीं है, लेकिन ये सब कुछ प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब नेचर ने क्या व्यवस्था की है कि भाई हमें इस यूरिया को भी निकालना है। एक्चुअली हम अमोनिया को अमोनिया के रूप में निकालेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बेहोशी भी हो सकती है, पता लगा बाथरूम में ही बेहोश हो गए, अमोनिया निकाल रहे हैं अगर आप यूरिन से, तो इसलिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कम हानिकारक पदार्थ में, किसमें, यूरिया में। नेचर इस तरह से व्यवस्थित करता है कि वो किसी के यूज में भी आ जाए। तो और ये यूरिया यूज भी आ जाएगी, ये यूरिया क्या होगी, किसी न किसी तरह से नेचर में यूज में आ जाएगी। अब इस यूरिया को क्या किया जाता है, इसको मिक्स कर दिया जाता है किसमें, यूरिन में। किसमें, यूरिन में इसको मिक्स कर दिया जाता है, मूत्र के साथ इसको मिला दिया जाता है, और फिर इस अमोनिया को यूरिया में बदला गया, और फिर यूरिया को यूरिन के साथ मिला दिया गया, और फिर इसको क्या किया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। अब आपने देखा, इसी समझा आपने कि हमने इसको क्या किया, यूरिन के साथ यानी मूत्र के साथ क्या किया, इसको उत्सर्जित कर दिया। नाइट्रोजन जो कि हार्मफुल थी, ये जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाई, अमोनिया बनाई। अमोनिया भी हानिकारक है, हमने इसको थोड़ा सरल भाग में परिवर्तित किया, अमोनिया को किसमें, यूरिया में। ये देखना है यहाँ पे, यूरिया बदला हमने। अब ये यूरिया भी हानिकारक है, तो इस यूरिया को क्या किया, यूरिन के साथ मिला दिया गया, और लगभग 2.6% के आसपास यूरिया जो है वो यूरिन में होती है, ठीक है। और उसको भी यूरिन के साथ साथ क्या किया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया बॉडी से, उत्सर्जित कर दिया गया। तो अब आपने सेकंड फंक्शन देखा लीवर का, क्या देखा साहब आपने, कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो ये आपकी प्रोटीन है जो कि फाइनली अमीनो एसिड से ही बनी होती है, अमीनो एसिड इंटू अमोनिया बाई डीएमिनेशन, ठीक है। क्या हो जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन किस में कन्वर्ट होती है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड किसमें ब्रेक डाउन होता है इसका, फिर क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये जो कौन सी, अमोनिया, क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन कैसे होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्निथीन चक्र, ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल के माध्यम से हमारी बॉडी में जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर यूरिया किसमें, हमारी बॉडी से किडनी क्या करती है, ब्लड से इसको फिल्टर कर लेती है, और फिर यूरिन में मिला देती है, और यूरिन से इसको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो दो काम समझा आपने। पहला काम क्या बताया कि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और फिर जरूरत पड़ने पर फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये प्रोटीन में जो नाइट्रोजन, चूंकि प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजेनिक सब्सटेंस है, तो प्रोटीन से का जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है, अमोनिया बनता है, और अमोनिया को अल्टीमेटली यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। करता कौन है, यकृत करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है ना। लेकिन उसका अमोनिया से यूरिया में उत्सर्जन की जो साइकिल है उसको ऑर्निथीन, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं।
और तीन चक्र के माध्यम से ये क्या होती है, अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाती है और फिर अंततः जो है एट लास्ट इस यूरिया को मूत्र के साथ मिलाकर, यूरिन के साथ मिलाकर के इसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क था। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क देखिए आप, मैंने अभी क्या बताया था आपको, याद करिए आप कि इसके देख रहे हैं आप यहां पर एक ग्लैंड लगी हुई है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, इसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। जो पित्त को एकत्रित करे उसे क्या बोलेंगे, पित्ताशय। क्या बोलेंगे, पित्ताशय। अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारा जो यकृत है ये पित्त बनाता है, क्या बनाता है, बाइल बनाता है। इसको हम पित्त रस कहते हैं। ये एक क्षारीय द्रव्य है, इसका पीएच लगभग 7.7 होता है। ये क्या है, एक क्षारीय द्रव्य है जो पित्त बनता है हमारे शरीर में, जो रुधिर में पित्त बनता है, जो लीवर पित्त बनाता है, बाइल बनाता है, ये आकर के कहां पर, पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ठीक है ना। और फिर ये पित्त नलिका के माध्यम से हमारी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके डियोडनम यानी ग्रहणी में जाकर के खुलता है, ग्रहणी में जाकर के खुलता है, समझ रहे हैं आप। और इसके बाद ग्रहणी में क्या करता है, अब चूंकि ये पीएच कितना है पित्तरस का, 7.7 है, बेसिक मीडियम है, क्षारीय द्रव्य है, तो इसीलिए अब ये जो छोटी आंत में भोजन है उसका माध्यम क्या होता है, क्षारीय होता है। याद रखिएगा, आमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, लेकिन छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का माध्यम क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। क्योंकि जो दो महत्वपूर्ण रस यहां पर मिलते हैं, एक पित्त रस और दूसरा अग्न्याशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस, जो आपको अगले जो पढ़ाएंगे अग्न्याशय, उसमें आपको हम बताएंगे, तो उससे मिलता है अग्न्याशयी रस और यहां आता है पित्त रस। दोनों का, अग्न्याशयी रस का जो पीएच है वो लगभग 8.0 है, पित्त रस का जो पीएच है वो लगभग 7.7 है। दोनों ही मिल करके क्या करते हैं, भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देते हैं। अब क्षारीय बनाने का फायदा क्या हुआ, क्षारीय माध्यम में ही, ध्यान दीजिएगा यहां पर, क्षारीय माध्यम में ही वसाओं का पाचन संभव है। कार्बोहाइड्रेट समझा मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की समझी आपने मेटाबॉलिज्म, अब आप समझ रहे हैं फैट की मेटाबॉलिज्म, वसाओं का की जो उपापचयी प्रक्रिया है। तो वसाओं का पाचन हमेशा क्षारीय माध्यम में ही हो सकता है। तो ये जो पीएच है साहब, प्रोडक्शन ऑफ बाइल which helps in carrying away waste and breaks down fats, ध्यान दीजिएगा यहां पर स्पेशली, breaks down fats into in small intestine during digestion, ठीक है। ये जो पित्त है ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बना रहा है और साथ में वसाओं को, फैट्स को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। बाकी मैं अगला जो पढ़ाऊंगा गॉल ब्लैडर को डिटेल जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि जो है पित्त के और बहुत सारे काम क्या होते हैं, बाइल के और बहुत सारे वर्क क्या होते हैं। तो वहां आपको क्लियर होगा कि जो ये पित्त रस है इसके और जो काम है, कि ढेर सारे इसके काम हैं, कैसे ये काम करता है, फिर इसमें स्टोन कैसे बन जाता है, गाल स्टोन जिसको कहते हैं हम आप, ठीक है, वो कैसे बन जाता है, ये हम जो है इसके अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी समझिए आप यहां पर कि ये क्या करता है, पित्त भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को, कोई भी जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आ गए उनको नष्ट करता है। वसाओं की कायम की चर्बी जो होती है हमारी होती है, इसको इमल्सिफिकेशन करने में, इमल्सन बनाने में मदद करता है और तभी उसका फैट्स का धीरे धीरे ब्रेकडाउन हो जाता है। और ये पित्त रस का उत्पादन किसने किया, यकृत ने किया, लीवर ने किया, समझ गए आप। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम क्या है कि पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। पित्त का निर्माण कहां होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। और पित्त में निर्मित जो यकृत में निर्मित पित्त है, लीवर में निर्मित पित्त है, यही क्या होता है, कहां चला जाता है, पित्ताशय में चला जाता है और पित्ताशय में धीरे धीरे ये एकत्रित होता रहता है। आगे जरा देखिए आप, चौथा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कई सारे लोगों में आप जानते हैं आयरन की कमी होती है, आयरन सब्सटेंस की कमी होती है, खून की कमी होती है और किसी में खून की अधिकता भी होती है।
यानी किसी में हीमोग्लोबिन नेचुरली कम बनता है और किसी में हीमोग्लोबिन नेचुरली ज्यादा बनता है। ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है बस केवल। लेकिन कई बार क्या होता है, हम आप आयरन सब्सटेंस कम लेते हैं तो हमारे अंदर आयरन कम बनता है, लेकिन कई बार बिना आयरन सब्सटेंस लिए भी हमारे अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा बन जाता है। कई बार तो हम नेचुरली आयरन कम लेते हैं तो हीमोग्लोबिन कम होता है, लेकिन कई बार हम आयरन सब्सटेंस कम भी लेते तो भी हमारे अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा बनता है। अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा बन रहा है तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम बन रहा है तो रक्त हमारा नॉर्मल रहता है, पतला रहता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आप सब जानते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन में दो भाग हैं, एक हीम है एक ग्लोबिन है। हीम क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और हमारी सेल्स तक पहुंचाता है। ग्लोबिन जो सेल्स की मेटाबॉलिज्म में CO2 बनती है, उस CO2 को वापस लाता है और लंग्स क्या करते हैं, उसको रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेशन के माध्यम से उसको बाहर कर देते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो हीम पार्ट है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और जो ग्लोबिन पार्ट है वो CO2 को कैरी करता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो अगर उसमें ऑक्सीजन भी है CO2 भी है तो दोनों होगा, और अगर केवल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होगा। ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। वहां उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल रक्त गाढ़ा हो जाए तो भी समस्या, रक्त बहुत पतला हो जाए तो भी समस्या। अगर रक्त यानी ब्लड आपका पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ज्यादा पतला हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम कर जाएगा, उससे बीपी बढ़ सकता है। ज्यादा अगर ब्लड आपका कंसंट्रेट हो गया, गाढ़ा हो गया तो भी उससे बीपी बढ़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड का तो कई बार उनमें आरबीसी में क्लॉटिंग भी हो सकती है। आरबीसी की क्लॉटिंग को रोकने के लिए, आरबीसी की क्लॉटिंग ना होने पाए इसको रोकने के लिए, अब समझिएगा चौथा काम बता रहा हूं आपको लीवर का, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला काम बताया हमने यहां पर, दूसरा काम ये बताया, तीसरा मैंने ये बताया, और चौथा बता रहा हूं लीवर क्या करता है, ब्लड में एक प्रोटीन मुक्त करता है। उस प्रोटीन का नाम है हिपैरिन प्रोटीन। क्या नाम इसका, हिपैरिन प्रोटीन। ये हिपैरिन प्रोटीन क्या करती है, ये जब ब्लड हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड कैपिलरीज में बहता रहता है तो बहते हुए रुधिर को आपस में जमने से, आपस में चिपकने से रोकती है। जो ब्लड बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, इनमें जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, फलासी है, जो भी है, स्पेशली आरबीसी को आपस में चिपकने से रोकता है। अगर चिपकेगा नहीं तो क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। क्लॉटिंग की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, इससे आपको हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। कई बार हमारा बीपी अचानक से बढ़ जाता है तो डॉक्टर मोस्टली प्रेस्क्राइब करता है कोई भी एस्पिरिन टैबलेट लेने के लिए। ये एस्पिरिन टैबलेट्स भी एक तरह से थिनर का काम करती है, हिपैरिन भी एक तरह से थिनर का ही काम करती है। कोई भी एस्पिरिन आपके पास हो, आपके पास डिस्प्रिन है, अगर आपको लग रहा है कुछ भारी यहां पर, तो आप तुरंत डिस्प्रिन को पानी में घोलिए और उसको पी जाइए। इससे क्या हो जाएगा, ब्लड आपका पतला थोड़ा सा हो जाएगा, हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा। किसी को भी अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा कुछ इसके साथ प्रॉब्लम हो रही, बीपी बढ़ रहा है अचानक से, तो तुरंत वहां पर आप डिस्प्रिन घोल के पिला दीजिए। कोई भी एस्पिरिन टैबलेट्स आपके पास हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये नेचुरली क्या करता है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके उसका, कि हिपैरिन प्रोटीन रुधिर में मुक्त करता है। और ये हिपैरिन प्रोटीन क्या करती है, ब्लड सेल्स को, स्पेशली आरबीसीज को आपस में कंसंट्रेट होने से रोकती है, आपस में जमने से रोकती है। प्रोडक्शन ऑफ हिपैरिन प्रोटीन फॉर ब्लड प्लाज्मा व्हिच प्रोहिबिट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का बनाने से अंदर ही रक्त बहते हुए, ब्लड बहते हुए ही आपस में जमने ना लगे, इसको रोकती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके 4 काम हमने बताए। इन कामों को भी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से काम इसके हैं। ये 4 प्रमुख कार्य हैं इसके, ठीक है, 4 फंक्शंस है। इसके बाद आपको मैं अगले फंक्शंस बता रहा हूं। चलिए अगला देखिए आप लोग। अब प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशल प्रोटीन, 2 चीजें हैं, प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशल प्रोटीन्स टू हेल्प इन कैरिंग फैट टू बॉडी। आप जानते हैं हमारी बॉडी में जो है कई चीजों का प्रोडक्शन होता है, और उन प्रोडक्शंस में
कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं हमारी बॉडी में बनता है, और कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका यूज भी है। कोलेस्ट्रॉल को हम डिटेल में थोड़ा समझाते हैं अभी, पहले इसको जान लीजिए आप। प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशल प्रोटीन्स टू हेल्प इन कैरिंग फैट टू बॉडी। मोस्टली हम आप अक्सर सुनते हैं कि जो फैट होता है उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। नहीं भैया, काम है। फैट ये एक सेमी सॉलिड पार्ट हो गया, लेकिन इसको हम कॉमनली इसको हम लिपिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिपिड भी कह सकते हैं। अब ये जो है दो तरीके से होता है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल को अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से इसको हम थोड़ा समझ सकते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड और गुड क्या होता है भाई? जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है वो गुड है, जो हमारी बॉडी के लिए बुरा है वो क्या है? ठीक है। जो बैड है इसको हम एलडीएल भी कहते हैं, और जो गुड है उसे हम एसडीएल भी कहते हैं। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है। इसे बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो एसडीएल है, हमारी बॉडी में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, कह सकते हैं जितने भी झिल्ली-नुमा अंग हैं या झिल्ली-नुमा कोशिकांग हैं, इन सब की रचना में भाग लेता है। यानी हमारी बॉडी में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और फैट। इन्हीं से हमारी बॉडी बनती है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है फाइनली, इससे हमारी बॉडी चलती है। ये करंट है भाई हमारी बॉडी के लिए। लेकिन हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है साहब, वो किससे बनेगा? फैट से और प्रोटीन से बनेगा। किससे? फैट और प्रोटीन से बनेगा। ठीक है। तो दोनों की आवश्यकता है। लेकिन एक जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है, स्पेशली ऐसी वसाएं, ऐसे फैट जो जाड़ों में, ठंडी के दिनों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाते हैं। ठीक है। उसमें स्पेशली जंतु वसाएं आती हैं, मुख्य रूप से जैसे घी है या ऐसी वसाएं जो जाड़े में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं। घी आप देखते होंगे सर्दी में घी क्या होता है? जम जाता है। ये सब किस में आते हैं? एलडीएल में आते हैं। किस में आते हैं? एलडीएल में आते हैं। यही जो हमारी एलडीएल है, ब्लड में सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेट इन ब्लड। ब्लड में क्या होती है? ये बहती है। अब इसको जब आपको हार्ट पढ़ाएंगे, हृदय पढ़ाएंगे, तो हार्ट के केस में आपको हम समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए रुधिर की नलिका है, तो इस रुधिर की नलिका में साहब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एलडीएल, ये ऐसे चूंकि मोस्टली ब्लड में बह रहा है, तो जब ब्लड में जब ये बहता रहता है तो ऐसे ही ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरी मान लीजिए है, अगर ये सपोजेड क्या है, ये रुधिर नलिका है, तो इस रुधिर नलिका में ऐसे किनारों पर जमा होने लगता है। और जमा होने से क्या होता है, अब आप खुद देखिए, अगर ये ऐसे ऐसे डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, इस नलिका का आंतरिक व्यास कम हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर कम हो जाएगा, तो इसमें स्पेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड का बहने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? सपोज दैट कि ये आपका ब्लड बह रहा है, ये क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है, तो इस ब्लड को बहने के लिए एरिया कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कम मिलेगा। और अगर ये हार्ट की आपकी कोरोनरी आर्टरी है, सपोज दैट क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी है, तो अल्टीमेटली जो आपके ब्लड में ब्लॉकेज की बात आती है, वो ब्लॉकेज किससे बनता है? ठीक है, ये ब्लॉकेज किससे बनता है? कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज बनता है वो किससे बनता है? इसी से बनता है।
ठीक है ना, क्योंकि इसको बहने में प्रॉब्लम आ रही है। और इस ब्लॉकेज का, यही ब्लॉकेज ही अल्टीमेटली क्या होता है साहब, ये ब्लॉकेज ही अल्टीमेटली हार्ट अटैक का रीजन बन जाता है। किसका रीजन बन जाता है? हार्ट अटैक का रीजन बन जाता है। क्या होता है? हार्ट अटैक का रीजन बन जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर हो गया? तो ये हम आपको बाद में समझाएंगे, फिलहाल इतना समझिए अभी आप, जब आपको हार्ट पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अभी इतना समझिए कि जो फैट है ये हमारी बॉडी के लिए ठीक भी है, यानी इसकी जरूरत भी है। तो अब लेकिन जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को भी तो बॉडी से बाहर करना है ना। याद रखिएगा, ये जो लीवर है, ये जो लीवर है हमारा, ये हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, क्या करता है? बाहर करने में भी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझिएगा, डेड आरबीसीज इज डिस्ट्रॉयड बाय लीवर। याद रखिएगा, बचपन में जब हम होते हैं, भ्रूणावस्था में जब होते हैं, तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है? स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। वयस्क अवस्था में, एडल्ट स्टेज में, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होने लगता है, अस्थि मज्जा में होने लगता है, कंकाल की लंबी पेशियों में होने लगता है, जो हमारे लॉन्गेटेड मसल्स हैं उनमें होने लगता है। लेकिन बचपन में ही कुछ आरबीसी का निर्माण लीवर में भी होता है, लीवर में भी होता है। अब इन आरबीसीज को ध्यान समझिएगा, वयस्क अवस्था में, एडल्ट स्टेज में, बड़े हो जाने पर जो डैमेज आरबीसी हो जाती हैं, ओल्ड एज आरबीसी होती हैं, उनको ये मारने का भी काम करता है, उनको ये मारने का भी काम करता है, उनको किल करने का भी काम करता है। याद रखिएगा, ये काम हमारा वयस्क अवस्था में स्प्लीन भी करता है। इसीलिए स्प्लीन को, प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये काम यहां पर लीवर भी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा, लीवर रिजर्व सम क्वांटिटी ऑफ आयरन, कॉपर एंड विटामिन। ठीक है, सम क्वांटिटी ऑफ आयरन, कॉपर एंड विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा आप इस चीज को। यहां पर जो लोग मीट खाते हैं उन्हें पता है कि वो कलेजी खाते हैं, कलेजी को बहुत लोग प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिच आयरन, रिच कॉपर एंड रिच विटामिन, यानी इसमें ठीक ठाक ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आयरन मटेरियल होता है भाई, किससे होता है? डार्क रेड होता है पूरा लीवर, गहरे लाल रंग की संरचना होती है, उसमें यह पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी क्या होती हैं? इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इस लिहाज से भी लीवर बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के लिए है। तीसरा, इट रेगुलेट्स द, इसके अगर हम बात करें किसके नेक्स्ट फंक्शन की, इट रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है तो इस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर जरूरत पड़ने पर उस ग्लाइकोजन को, जो ग्लाइकोजन इसने अपनी हिपैटिक कोशिकाओं में स्टोर किया है, उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसे क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर, यकृत द्वारा ग्लूकोज का नियमन करना, विनियमन करना। ठीक है, अब यहां पर इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा ये चीज। अब हमने इस पूरे फंक्शंस को समराइज किया है, पूरे फंक्शंस को समराइज किया है, और इसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में दोनों में कर दिया है। आप लोग एलिगेशन लगाते हो कि सर ज्यादा इंग्लिश हो जाती है, कोई कहता ज्यादा हिंदी हो जाती है। भाई मैनेज करना पड़ रहा है तो हम मैनेज करते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज वही काम है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा मैंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी पूरा यहां एक्सप्लेन किया है, यानी इंग्लिश हिंदी में भाई कॉम्बिनेशन बनाने के, जैसे लीवर आपका क्या करता है, पूरा एक बेहतर समन्वय करने का काम करता है। मैं कुछ चीजें और बता रहा हूं आपको, वही हमने भी करने की कोशिश करी हुई है। ठीक है, मैंने बता दिया था पित्त का श्रावण के बारे में, सबको पता।
कार्बोहाइड्रेट उपापचय के बारे में बता दिया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से वापस में ग्लूकोज। फैट के बारे में बता दिया, फैट का भी मेटाबॉलिज्म करता है, ये क्या करता है, फैट का बैकग्राउंड कर देता है किसमें, फैट कन्वर्ट होता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में, और फिर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में यूज हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, विभिन्न माध्यमों से। अभी बताया था आपको अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन। भाई अमीनो अम्ल ही तो क्या होती है, अमीनो अम्ल ही अल्टीमेटली यूरिया में अमोनिया में कन्वर्ट होती है, और फिर अमोनिया अल्टीमेटली यूरिया में कन्वर्ट होती है, और फिर यूरिया को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अभी क्या बताया इससे पहले, यूरिया का संश्लेषण भी कहां होता है, यूरिया का संश्लेषण कौन करता है साहब, लीवर करता है। बताया इससे पहले आप सिंथेसिस आप यूरिया कौन करता है, लीवर करता है। उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन, भाई अमोनिया क्या है, यूरिया क्या है, उत्सर्जी पदार्थ ही है ना, तो इसका भी उत्सर्जन करता है ये। और बहुत सारे टॉक्सिक्स होते हैं, बहुत सारे हमारे शरीर में विषैले पदार्थ बनते हैं, इन टॉक्सिक्स को भी हमारे शरीर से विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से, ढेर सारे जो चेंजेस कर देता है उनके माध्यम से शरीर से बाहर करने का प्रयास किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में आपको, लगभग 200 प्रकार के कार्य हैं लीवर के, अप्रॉक्स 200 टाइप्स के वर्क्स हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। यहां पर अगला जरा देख लीजिए, यहां पर भी मैंने अभी बताया कि लोहा तांबा इन सब का स्टोरेज करता है, संग्रह करता है। एंजाइमों का श्रावण भी करता है, ठीक है, एंजाइमों का भी सिक्रीशन होता है इसके थ्रू। और कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं इसके थ्रू, जो एंजाइम का टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको वहां बताएंगे हम। हिपैरिन का श्रावण भी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी से पहले हिपैरिन क्या करता है, स्पेशली रुधिर कोशिकाओं को आपस में चिपकने से रोकता है। इसके अलावा रक्त की प्रोटीन्स का संश्लेषण, ठीक है, हिपैरिन क्या है, रक्त प्रोटीन ही तो है ना, तो इसका संश्लेषण करता है, ठीक। जीवाणुओं का भक्षण बताया आपको, वही डिटॉक्सिफिकेशन, विषैले पदार्थों को मारता है। तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी ये मारने का काम करता है। इसीलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी ब्लड में जाते हैं बैक्टीरिया, वो कई बार क्या हो जाते हैं, वो कई बार कहां चले आते हैं, क्योंकि आना तो है ही है लीवर में, यकृत में तो ब्लड को आना ही है, तो अल्टीमेटली कई बार लीवर को ही डैमेज करने लगते हैं। जैसे लेप्टोस्पिरा इक्टेरोहेमोराइजी, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, लेप्टोस्पिरा इक्टेरोहेमोराइजी। यही वो बैक्टीरिया है जो आपको कई जगहों से मिल जाता है, जैसे कि स्पेशली पानी पूरी जो आप लोग बड़ी चाव से खाते हैं, दूसरा आइसक्रीम, उसको भी बहुत चाव से खाते हैं, तीसरा सूखे गन्ने का रस, ठीक है, शुगर केन जूस पीते हैं आप, उसमें भी मिल जाता है। और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उबाली हुई नहीं होती हैं और उसमें गंदा पानी कहीं से मिक्स किया गया है, ठीक है, जैसे आपने कच्चा दूध ही पी लिया, पानी मिक्स किया गया है, पानी में पहले से था, तो उसमें भी मिल गया आपको, और कई जगहों से मिल सकता है आपको। तो ये लेप्टोस्पिरा इक्टेरोहेमोराइजी है, इसी बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है किसमें, लीवर की सेल्स में, और लीवर की सेल्स डैमेज होने लगती हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो जो पित्ताशय पढ़ाएंगे साहब, उसमें इसको डिटेल में आपको बताएंगे पूरा कि किस तरह से फिर आपको पीलिया हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है। तो खुद भी ये बैक्टीरिया इसको मारने की कोशिश करता है, कई बार सक्सेस भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है, नहीं तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, आपको पीलिया का इलाज कराना पड़ता है, ठीक है। अब पीलिया कैसे होता है, ये जो गॉल ब्लैडर पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि ये बैक्टीरिया इसको भी मारने का काम करता है, लेकिन कई बार बैक्टीरिया के मारने के चक्कर में खुद ही बेचारा घायल हो जाता है, ठीक है। विटामिनों को भी सिंथेसाइज करता है, ठीक है। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जिनका संश्लेषण भी लीवर में होता है, अभी मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को। और साथ देखिए यहां पर लिखाया भी होगा लोहा तांबा आदि का संग्रह, साथ में क्या है, लोहा तांबा के साथ साथ विटामिन का भी संग्रह। इसके पहले स्क्रीनशॉट में आप लोगों ने इसको लिया हुआ है, ठीक है। लोहा तांबा के साथ साथ विटामिनों का भी संग्रह करता है ये, तो संश्लेषण भी करता है, यानी उनको बनाता भी है, ठीक है, और उनको स्टोर भी करता है, संचय भी करता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि लोहा तांबा और विटामिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जो लोग कलेजी खाते हैं उनको बढ़िया माल मसाला मिल जाता है इसमें, ठीक है। लसिका उत्पादन, लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब ब्लड पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे आपको हम लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र,
लसिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो धमनी तंत्र और शिरा तंत्र के बीच में पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि धमनियों से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, आर्टरी से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, बट शिराओं से हमारे वेन्स से हमारी वापस हमारे यानी हृदय से हार्ट से हमारे हार्ट से ब्लड क्या होता है, आर्टरीज के थ्रू धमनी के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन वेन्स के थ्रू शिराओं के थ्रू वापस पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है। तो ले जाने का ब्लड और ले आने का ब्लड दोनों के लिए आर्टरी और वेन्स हो गई, लेकिन इन दोनों के बीच में पूरी बॉडी में हर जगह नहीं पर कुछ जगहों पर एक और वेसल सिस्टम पाया जाता है, एक और ब्लड वेसल सिस्टम पाया जाता है, लेकिन उसमें ब्लड नहीं बहता, इसीलिए उसको हम ब्लड वेसल सिस्टम नहीं कह सकते हैं, उसमें लिम्फ बहती है। हिंदी में बोलते हैं लसिका, इसीलिए उस तंत्र को क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र। अब ये लसिकाएं क्या होती हैं, लसिका रुधिर की वो बढ़ी हुई मात्रा होती है जिसको वेन्स वापस हार्ट में नहीं ले आ पाती हैं। लिम्फ ऐसा पार्ट है जो ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन किसी भी कारण से वो वेन्स के थ्रू वापस आपके हार्ट में बैक नहीं हो पाया है। लेकिन यहां याद रखें, द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ इज दैट लिम्फ में आरबीसी नहीं होती हैं, और आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, बिकॉज आप आरबीसी ही कैरी करती हैं हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका रंग भी लाल नहीं हो सकता, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। अल्टीमेटली इस लिम्फ का जो कलर होता है वो क्रीमी रंग में हो जाता है, ठीक है, हल्का क्रीमी रंग में हो जाता है। तो इसमें आरबीसी तो नहीं है पर डब्ल्यूबीसी ठीक ठाक है, प्लेटलेट्स ठीक ठाक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पोषक पदार्थ नहीं है, लेकिन इसमें फैगोसाइट्स, कॉर्नोसाइट्स, मोनोसाइट्स ये सब खूब भरी होती हैं। इसीलिए ये आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज को, माइक्रोपैथोजेंस को मारने के काम में भी आता है। हमारी बॉडी में कई जगह पर लिम्फ वेसल्स के साथ साथ में लिम्फ नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं। लिम्फ नोड्यूल्स वो पार्ट होते हैं जो एंड ऑफ लिम्फ होते हैं, एंड ऑफ लिम्फ वेसल्स होते हैं, और वहीं पर ये लिम्फ क्या करती हैं, किसी माइक्रोपैथोजेंस को मारने के लिए बैटल फील्ड बनाती हैं, रण क्षेत्र बनाती हैं। इसीलिए कई बार देखे होंगे गिल्टियां निकल आती हैं यहां वहां पर। किसी को अगर एड्स वगैरह हो गया तो आप पाएंगे यहां वहां गिल्टियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये वही बैटल फील्ड्स है जहां पर, तो ठीक है, इस लिम्फ का मेन पॉइंट समझिएगा, इस लिम्फ का उत्पादन भी ठीक है, और इसका संचय भी कौन करता है, ब्लड करता है, सॉरी लीवर करता है, यकृत करता है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पूरा बताया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने पहले से ले लिया है। अब इसके बाद यानी पूरे लीवर को आप लोग एक थोड़ी रिवीजन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब मैंने कहा लगभग 200 वाइटल फंक्शन ये करता है, तो इसीलिए कई बार जैसे हम ड्रिंकर्स होते हैं, शराब पीते हैं, अगर एल्कोहल ज्यादा लेते हैं, तो चूंकि एल्कोहल को लीवर पचाने की कोशिश तो करता है, कर नहीं पाता, लेकिन करने में सक्षम नहीं हो पाता है, अल्टीमेटली ब्लड में ही पूरा एल्कोहल रह जाता है। तो फिर किडनी क्या करती है, एल्कोहल को फिल्टर करती है, सॉरी किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, उस ब्लड में से एल्कोहल को अलग करती है और फिर एल्कोहल को मिला देती है यूरिन में, और फिर एल्कोहल जो है यूरिन से निकलता है, मूत्र से निकलता है। जब मूत्र से निकलेगा एल्कोहल, तो इसीलिए जो ऐसे लोग जो एल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, उनके वॉशरूम में अगर आप जाएंगे जहां पर यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वो, तो आपको एल्कोहल की स्मेल आएगी, थोड़ी बहुत स्मेल आपको उनके स्वेट से भी आएगी, पसीने से भी आएगी, मुंह से तो आती है ही है, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज समझिएगा, ये जो लीवर पचाने की कोशिश करता है, किसको, एल्कोहल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, इस डाइजेशन में बेचारा अक्सर फेल होता ही होना है, और इस चक्कर में ज्यादा उसके ऊपर लोड पड़ता है और लीवर हमारा धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसलिए जो ड्रिंकर्स होते हैं, शराब पीते हैं, उनका लीवर जल्दी डैमेज हो जाता है और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो बाकी बातें हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में, गॉल ब्लैडर क्या है उसके बारे में बात करेंगे, पैंक्रियास क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये पाचन के सहायक अंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको कंटिन्यूअस आप लोग देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।